दोस्तों कुछ महीने पहले एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक फूड डिलीवरी बॉय ने देर रात एक ऑर्डर पिक किया और निकल पड़ा उस ऑर्डर की डिलीवरी करने। चूंकि वो डिलीवरी बॉय मोबाइल ऐप के मैप के बताए रास्ते पर बढ़ा जा रहा था तो ऐसे में उसने एड्रेस पर ध्यान ही नहीं दिया। पर दोस्तों जब वो रास्ता उसे कब्रिस्तान के गेट तक ले आया तो कब्रिस्तान देखते ही उसने फ़ौरन ही अपनी बाइक का ब्रेक लगाया और डिलीवरी एड्रेस चेक किया तो उसने पाया कि कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस कब्रिस्तान का ही है। अब ये देखते उस डिलीवरी बॉय ने फ़ौरन ही कस्टमर को कब्रिस्तान के गेट के बाहर से ही कॉल लगाया और जैसे ही कस्टमर ने कॉल उठाया तो वैसे ही एक औरत ने कहा, आप गेट पर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाइए। उस औरत के ये कहते ही डिलीवरी बॉय ने कहा, नहीं मैम आप ही आ जाइए, मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं आऊँगा। और जैसे उस डिलीवरी बॉय ने कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना किया तो वो औरत हंसते बोली, क्यों अंदर आने में डर लग रहा है तुम्हें। उस औरत की इस बात पर वो डिलीवरी बॉय ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता, अगर आप बाहर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों सच तो ये था कि डिलीवरी बॉय के डर के मारे हाथ पैर फूल रहे थे और फूले भी क्यों ना भला, आखिर रात के 1 बजे कब्रिस्तान के भीतर जाना कोई सहज बात नहीं थी। डिलीवरी बॉय की तेज़ धड़कनें और माथे पर 6 सेकंड ने इशारा कर दिया था कि उसका वहाँ से लौट जाना ही ठीक है। और उस डिलीवरी बॉय ने किया भी कुछ ऐसा ही। और जब उस औरत ने बाहर आने से मना कर दिया तो उस डिलीवरी बॉय ने समझदारी दिखाते हुए उसी वक्त वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया और वहाँ से लौट गया और साथ ही इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसे जिसने भी देखा उसे भी उस डर का एहसास हुआ। खैर दोस्तों इस घटना में उस डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं हुआ, पर ऐसी ही कई घटनाएं घटी हैं जिनमें डिलीवरी बॉयज़ ने वो सब देखा है जिन पर आप और हम कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। ऐसी एक डिलीवरी बॉय की घटना आज मैं नेटवर्क 33 पर लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टोरी में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों ये घटना हमारे साथ शेयर की है सन्नी ने। सन्नी बताते हैं कि ये तब की घटना है। उनके दोस्त दीपक ने जब उनसे कहीं काम लगवाने को कहा, पर उस वक्त सन्नी की नज़र में कोई काम ही नहीं था सिवाय डिलीवरी बॉय के। क्योंकि सनी भी एक डिलीवरी बॉय ही था तो ऐसे में उसने दीपक को सलाह दी कि जब तक कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता तो वो उसके साथ ही डिलीवरी का ही काम कर ले। दीपक के लिए अच्छी बात ये थी कि दीपक को ड्राइविंग आती थी तो ऐसे में दीपक को भी लगा कि बैठे रहने से तो ये काम बेहतर है, लिहाजा वो इस काम के लिए तैयार हो गया। दीपक के हामी भरते ही सन्नी ने अपने रेफरेंस से अपने ही स्टोर में डिलीवरी एजेंट की आईडी बनवा दी और इस तरह दीपक को स्टोर में काम मिल गया। दीपक और सन्नी मॉर्निंग की पहली शिफ्ट में आते करीबन 6 बजे और फिर दोपहर के 1 बजे तक वो काम करते। फिर 1 बजे के बाद वो दोनों अपने घर लौट आते, जिसके बाद वो 5 बजे के करीब वो दोबारा काम पर लौटते। ये उन दोनों की आखिरी शिफ्ट होती जो रात के करीबन 11 बजे तक चलती और 12 से 13 घंटा काम करने के बाद वो दोनों करीबन 1000 से 1500 तक रुपए कमा लेते थे। दोस्तों दीपक के काम पर लगने के 1 हफ्ते के बाद सन्नी को अर्जेंट काम के चलते गांव जाना पड़ा और जब सन्नी वापस लौटा तो उसने पाया कि दीपक काम पर नहीं आ रहा है। और जब उसने दीपक के बारे में बाकी डिलीवरी बॉय से पूछा तो एक डिलीवरी बॉय ने जिसका नाम जसवंत था उसने बड़े ही मजाकी अंदाज में कहा, अरे अब दीपक काम पर क्यों आएगा भाई, उसकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मालदार कस्टमर की ही बेटी पटा ली है उसने, अब दिन भर उसी के फ्लैट में पड़ा रहता है वो। अब ये सुनते ही सन्नी का दिमाग चकरा गया। उसे जसवंत की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। हालांकि सन्नी दीपक को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर दीपक था कि उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। और जब सन्नी को लगा कि फ़ोन से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो दोपहर में दीपक से मिलने उसके घर चला गया। दीपक किराए के मकान में अकेला रहता था
मकान नंबर 76/9 पर जब सन्नी वहां कमरे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वो कमरा खाली पड़ा है। फिर उसने मकान मालिक से बात की तो मकान मालिक ने बताया कि दीपक 3 दिन पहले ही यहाँ से कमरा खाली करके चला गया। ये जानने के बाद सन्नी निराश वापस लौट आया। साथ ही सन्नी को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि दीपक, जिसे वो अपने भाई जैसा मानता था, सिर्फ लड़की के चक्कर में आकर उससे इस कदर दूरियां बना ली कि वो उसका फ़ोन तलक नहीं उठा रहा था। खैर सन्नी मन ही मन दीपक को कोसता हुआ अपने घर लौटा और ये तय कर लिया कि वो कभी भी दीपक की तरफ नहीं देखेगा। पर सन्नी जब भी काम पर जाता तो कोई ना कोई डिलीवरी बॉय दीपक की चर्चा छेड़ ही देता और हर बार कुछ अजीब सुनने को मिलता। जो कि सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि हर डिलीवरी बॉय अक्सर माचिस वाले ऑर्डर का वेट करते। जब सन्नी ने पूछताछ की तो उसे पता चला कि जो कोई भी माचिस वाला ऑर्डर लेकर जाता है तो उसे वो कस्टमर 1000 रुपये टिप देता है और इसी टिप के चक्कर में सभी डिलीवर बॉय उस माचिस वाले ऑर्डर की ताक में रहते। ऐसे ही एक रोज जब सन्नी और आकाश साथ में चाय पी रहे थे तो दोस्तों आकाश ने दीपक की बात छेड़ते कहा, काश यार वो ऑर्डर उस दिन मैं लेकर गया होता तो आज दीपक की जगह मैं मजे कर रहा होता भाई। जैसे ही आकाश ने दीपक का नाम लिया तो सन्नी को चिढ़ मच गई। अब वो आकाश पर भड़कते हुए बोला, देख यार तो उसका नाम मत ले। सन्नी को ऐसा चिढ़ता देख आकाश बोला, देख भाई लड़की और पैसा मिल जाए तो कोई भी अपना अपना नहीं रहता। वैसे मुझे पता है कि वो फ्लैट कहाँ है जहाँ आजकल दीपक रह रहा है। अब आकाश के ये कहते ही सन्नी उसकी तरफ घूरते बोला, तू सच कह रहा है? सन्नी की ये पूछते ही आकाश ने कहा, अरे तू बोल तो अभी लेकर चलूँ तेरे को। आकाश के ये कहते ही सन्नी ने कहा, अच्छा तो चल लेके चल अभी। फिर उसी वक्त आकाश सन्नी को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो अपार्टमेंट था। अभी सन्नी उस अपार्टमेंट की तरफ देख ही रहा था कि तभी आकाश ने कहा, तो कहे तो दीपक से भी मिल लेते हैं। आकाश को लगा कि सन्नी हाँ ही कहेगा, इसलिए वो अपनी बाइक पार्क करने लगा। पर सन्नी का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। वो उसी वक्त बिना कुछ बोले वापस स्टोर लौट आया, या यूं कहें कि सन्नी दीपक से अकेले में मिलना चाहता था ताकि वो उससे अपने सारे सवाल कर सके। लिहाजा सन्नी ने उससे शाम को मिलने का फैसला किया। अब तो उसने फ्लैट देख ही लिया था तो अब सन्नी को इंतज़ार था शाम होने का। और जैसे ही शाम के 7 बजे तो सन्नी ने अपनी बाइक उस अपार्टमेंट की तरफ ले ली। अभी वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी और जब सन्नी ने अपना फ़ोन देखा तो पाया कि दीपक उसे कॉल कर रहा है। दीपक का नाम देखते ही सन्नी ने कॉल उठाया और चिल्लाते हुए कहा, तो रुक साले, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। तेरे को पैसे की बहुत गर्मी चढ़ गई है ना। अभी सन्नी भड़क ही रहा था कि तभी उधर से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में किसी ने कहा, बेटा दीपक अब नहीं बचेगा, तुम हो सके तो अभी अस्पताल आ जाओ। अब ये सुनते ही सन्नी ने एकदम से ब्रेक लगाया और चौंकते बोला, क्या हुआ दीपक को? सन्नी के सवाल करने के बाद उधर से आवाज़ आई, तुम बस आ जाओ। जिसके बाद सन्नी ने बाइक अस्पताल की तरफ मोड़ दी और जब वो अस्पताल पहुंचा तो पाए कि दीपक के पिताजी और उसके चाचा अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे रो रहे हैं। फिर जब सन्नी ने उनसे बात की तो पता चला कि दीपक को लंग्स कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। अब ये सुनते ही सन्नी के पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि दीपक को आखिरी स्टेज का लंग्स कैंसर हो। क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही सनी और दीपक ने अपने फेफड़ों की जांच करवाई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर अचानक से कैंसर कैसे हो सकता है? दीपक के घर वालों के पास उन सब का कोई जवाब ही नहीं था और जो उनके हाथों में रिपोर्ट थी वो तो यही बता रही थी कि दीपक के पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि इसे घर ले जाओ, बचा हुआ समय इसी के साथ ही बिताओ और जो खिला पिला सकते हो वो सब करो। दोस्तों सन्नी के वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो दीपक से मिला तो उसने पाया कि दीपक बिल्कुल सूख चुका है, जैसे कि उसकी आंखें अंदर धंस गई थी। आंखों के चारों तरफ काले धब्बे हो गए थे।
दीपक को देखकर साफ दिख रहा था कि वो महीनों से बीमार है। खैर उस वक्त सन्नी दीपक के साथ उसके घर आ गया। क्योंकि दीपक अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो ऐसे में सन्नी ने उसके पिताजी से जानने की कोशिश की कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दीपक की यह हालत हो गई। सन्नी के ये पूछने पर दीपक के पिताजी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर कमरे में पड़े नोटों की गड्डी की तरफ इशारा करते हुए बोले, जिसने ये पैसे दिए हैं उसी ने ही ये बीमारी भी दी है। अब इतना बोलकर वो रोने लगे। दोस्तों, अभी तक सभी बात सन्नी को पहेली जैसी लग रही थी। मतलब कि कुछ भी साफ नहीं था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और अगर इस पहेली को कोई सुलझा सकता था तो वो था खुद दीपक। और जब ठीक 2 दिन के बाद दीपक ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि उसे असल में हुआ क्या था। दरअसल दीपक ने बताया कि सन्नी के गांव जाने के बाद जब उस सुबह वो स्टोर पहुंचा तो जो पहला ऑर्डर उसे मिला तो उस ऑर्डर में सिर्फ एक माचिस थी, जिसे लेकर वो निकल पड़ा उसे डिलीवर करने। और जब वो उस कस्टमर के एड्रेस पर पहुंचा तो कस्टमर ने उसे अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर आने को कहा। ये टॉप फ्लोर अपार्टमेंट के छत पर था। और जब दीपक कस्टमर के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ बेटा। आवाज़ सुनने के बाद जब दीपक अंदर गया तो उसने पाया कि घर के अंदर चारों तरफ इस कदर अंधेरा पसरा हुआ है कि सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये देखते दीपक दरवाजे के करीब ही रुक गया और आवाज़ देते बोला, ये लीजिए सर अपना ऑर्डर। दीपक के ये कहते उस अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। शायद वो दूसरे कमरे में था। और उसके बाहर आते ही जैसे दीपक ने सामान की थैली जिसमें माचिस थी उसकी ओर बढ़ाया तो वो आदमी हंसते हुए बोला, लगता है बेटा तुमने गौर नहीं किया कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। दरअसल दीपक उस अंधेरे की वजह से थोड़ा घबराया हुआ था और इसीलिए वो जल्दी से अपना ऑर्डर देके वहाँ से निकलना चाहता था। फिर उस आदमी के कहने पर जब दीपक ने उसकी ओर देखा तो पाया कि सच में उस आदमी के दोनों हाथ नहीं हैं। अब ये देखते दीपक ने उस कस्टमर से सॉरी बोलते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना बोलकर दीपक वो थैली वहीं टेबल पर रखकर जाने के लिए पीछे मुड़ा। अभी दीपक मुड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, बेटा एक काम करते जाओ, अंधेरा ज़्यादा है कमरे में, ये मोमबत्ती जला दो फिर चले जाना। उस आदमी की रिक्वेस्ट करते ही दीपक ने थोड़ा सोचा और फिर टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाने के लिए बढ़ा। और फिर दीपक ने उस थैली से वो माचिस निकाली जिसे वो लेकर आया था। और जब उसने मोमबत्ती जलाने के लिए वो माचिस की डिब्बी खोली तो उसने पाया कि उसमें सिर्फ एक ही तिल्ली है। अब ये देखते ही दीपक चौंकते हुए अपने आप से ही बोल पड़ा, अरे ये क्या, इतनी बड़ी डिब्बी में सिर्फ एक ही तिल्ली है, अच्छी लूट मचा रखी है कंपनी वालों ने। ये बड़बड़ाते हुए एक तिल्ली से उसने वो मोमबत्ती जलाई। उस मोमबत्ती के जलाते ही दीपक को ऐसा लगा कि उसके नाक के अंदर कुछ चला गया है, जैसे कुछ काला धुआं सा। कर अब जब मोमबत्ती जलाने के बाद दीपक जाने के लिए फिर से पीछे पलटा तो उस आदमी ने मोमबत्ती के बगल में रखे पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे बेटा टेबल पर वो 1000 रुपये तुम्हारे ही हैं, ये तुम्हारी टिप है और इन्हें रख लो तुम। उस आदमी के ये कहते ही दीपक का चेहरा खिलखिला उठा और दीपक वो 1000 रुपये लेकर उस कस्टमर को धन्यवाद बोलते हुए वहाँ से निकल गया। स्टोर वापस आने के बाद दीपक ने टिप में मिले 1000 रुपये की बात अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर की, पर दीपक को पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। उसी दोपहर करीबन 1 बजे जब वो काम से घर जाने वाला था कि तभी फिर से उसी कस्टमर का ऑर्डर मिला जिसमें फिर से सिर्फ एक माचिस थी। चूँकि दीपक ने पहले ही कस्टमर का घर देखा हुआ था तो ऐसे में वो फौरन ही माचिस लेकर उस कस्टमर के घर पहुंचा। ठीक सुबह की तरह अभी भी घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे पर पहुंचते ही दीपक ने फिर से उस कस्टमर को आवाज़ दी, सर आपका ऑर्डर। उसकी कहते फिर से उस कस्टमर ने उसे अंदर आने को कहा। पर इस बार जब दीपक घर के अंदर घुसा तो उसने नोटिस किया कि अभी भी दोपहर के इस वक्त भी उतना ही अंधेरा है जितना कि सुबह के वक्त था। शायद उस फ्लैट में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं थी।
तभी वो कस्टमर फिर से सामने आया और बोला, अरे बेटा, वो तुम्हारी जलाई हुई मोमबत्ती बुझ गई है, ज़रा फिर से जला दो। उस कस्टमर के ये कहते ही वो टेबल की तरफ बढ़ा जिस पर वो मोमबत्ती रखी हुई थी। फिर ठीक पिछली बार की तरह दीपक ने जब मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की डिब्बी खोली तो उसने पाया कि फिर से उस माचिस की डिब्बी में एक ही तिल्ली है। पर इस बार दीपक को ये बात खटकी, पर उसने उस वक्त सोचा नहीं और फौरन ही मोमबत्ती जला दी। अभी दीपक ने मोमबत्ती जलाई ही थी कि तभी उस कस्टमर ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे बेटा, वो टेबल पर रखे 1000 रुपये लेते जाओ, वो तुम्हारे ही हैं। फिर से 1000 रुपये पाकर दीपक का चेहरा फिर से खिलखिला उठा और वहाँ से वो पैसे लेकर निकल पड़ा अपने घर की ओर। चूँकि दोपहर का वक्त था तो वो सीधे अपने घर चला गया। और फिर जब दीपक रात के 11 बजे के करीब वो उस दिन के अपने आखिरी ऑर्डर का बैठकर वेट कर रहा था तो फिर किस्मत से उसी माचिस वाले कस्टमर का ऑर्डर आ गया। और इस बार भी पहले की तरह वही एक माचिस थी और इस बार भी वो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद उसे 1000 रुपये टिप में मिले। मतलब कि उसने आज टोटल 3000 रुपये कमा लिए थे। पर घर लौटने के बाद अब दीपक को ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है और वो धुआं उसके नाक के अंदर जा रहा है। देर रात उसका दम घुटने लगा और उसे बेचैनी होने लगी, जिसके चलते दीपक ने अपने पिताजी को कॉल किया और मदद के लिए बुला लिया। दोस्तों, दीपक सन्नी को अपनी बात बता ही रहा था कि वो बोलते बोलते चुप हो गया। तभी दीपक के ताऊजी आ गए और उन्होंने फौरन ही दीपक को लेकर उनके साथ चलने को कहा, जिसके बाद दीपक को उसके ताऊ के कहने पर उसे वैन में लेकर चले गए। फिर करीबन 2.5 घंटे के बाद वैन एक जंगल के किनारे पर जाकर रुकी। फिर जब ताऊ के कहने पर दीपक के पिताजी दीपक को लेकर वैन से बाहर निकले तो सन्नी ने देखा कि जंगल की ओर एक रास्ता जा रहा है। अभी सन्नी उस रास्ते की तरफ ही देख रहा था कि तभी दीपक के ताऊ उस रास्ते पर चल पड़े और ताऊ को जाता देख वो लोग भी पीछे पीछे चल पड़े और चलते चलते जंगल के उस जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे छोटे छोटे टीले बने हुए थे और उन टीलों के ऊपर धारदार खुरपियां गड़ी हुई थी। अभी सन्नी अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी जंगल की दूसरी ओर से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसके कंधे पर काले रंग का झोला टंगा हुआ था। उसके आते ही दीपक के ताऊ ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अपने बच्चे को ले आया हूँ। ताऊ जी की ये कहते ही उस सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इस तरफ ले आओ अपने बच्चे को। फिर जब वो उस तरफ गए जिस तरफ उस आदमी ने आने को कहा था तो उन सभी ने देखा कि लगभग 6 फुट गहरा गड्ढा वहाँ पर खुदा हुआ है और उस गड्ढे के ऊपर 2 लकड़ी की बल्ली रखी हुई है। उस जगह पहुँचते उस आदमी ने दीपक को नीचे रखने को कहा। दीपक को नीचे रखते ही उस आदमी ने अपने झोले से सफ़ेद रंग की चमकती हुई एक मोटी रस्सी निकाली और उस रस्सी को दीपक के पाँव में बांधकर उन बल्लियों के सहारे उस गड्ढे में दीपक को उल्टा लटका दिया। दीपक अभी तक बेहोश था। फिर जब उस आदमी ने अपने उस काले झोले से एक खुरपा निकाला और दीपक के शरीर पर उस खुरपे से छोटे छोटे बहुत सारे कट मार दिए। दोस्तों, अब ये देखकर दीपक के पिताजी और सन्नी के आंखों में आंसू आ गए, पर शायद वो जानते थे कि दीपक को बचाने का बस यही एक तरीका है। धीरे धीरे दीपक के शरीर से उस गड्ढे में खून जमा होने लगा और फिर इसी बीच उस आदमी ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो सामने जो तुम्हें रोशनी आती हुई दिख रही है ना, वहाँ पर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी, उससे एक सफ़ेद कंबल मांग कर ले आओ। उस आदमी के ये कहते ही दीपक के ताऊ और उसके पिताजी उस बुढ़िया से कंबल लेने चले गए। उधर सन्नी वहीं पर खड़ा दीपक को देखता रहा। करीबन आधे घंटे के बाद वो दोनों कंबल लेकर वापस लौटे और उनके आते उस सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने दीपक को उस गड्ढे से बाहर निकाला और उसे सफ़ेद कंबल में लपेटकर उसे बांध दिया और कहा, इसे घर ले जाओ और इसे एक ऐसे खाली कमरे में 3 दिन तक रखना जहां कोई आता जाता ना हो, और उसके बाद 3 दिन के बाद ही इसे कंबल से बाहर निकालना। अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा होगा तो ये जी जाएगा, नहीं तो इसका अंतिम संस्कार कर देना। अब ये सुनकर सन्नी का दिमाग घूम गया कि ये भला कैसा इलाज है। इसी बीच उस सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने गड्ढे को भरकर उस खुरपी को उस गड्ढे के टीले पर गाड़ दिया
फिर उसके बाद वो सभी लोग उसी वक्त दीपक को वापस ले आए और एक खाली कमरे में बंद करके उसमें ताला मार दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। फिर ठीक 3 दिन के बाद दीपक को उस कमरे से बाहर निकाला गया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो पाया। दरअसल दोस्तों, दीपक बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा था क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया था। और फिर जब दीपक ने उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोली तो सभी के चेहरों पर मुस्कान छलक आई। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर दीपक के घर वालों ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो इस बार रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं आई। पर इस घटना के बाद दीपक और सन्नी ने उस डिलीवरी के काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि दीपक के साथ जो कुछ भी हुआ उसी काम के चलते हुआ। लेकिन दोस्तों, आज भी अगर उस स्टोर पर जब भी सिंगल माचिस का ऑर्डर आता है तो कोई भी डिलीवरी बॉय उसे डिलीवर करने नहीं जाता क्योंकि वो जानते हैं कि जो दीपक के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।